बेहतरीन यूनिट, हाँ एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसको आईसीआई ने आपके पास में ऐड ऑन किया। क्यों किया, क्यों, क्या वजह है, क्या वजह है, इस पार्ट को हम पढ़ेंगे। आइए कुछ बातें समझ लेते हैं। आई थिंक आपको इस पिक्चर से आइडिया लग जाएगा। सर क्या पढ़ने वाले हैं, समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। सर क्या पढ़ने वाले हैं, समझ में आया, कुछ नहीं आया। तो बात करते हैं बेटा इसी के रिगार्डिंग। हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बेटा बिजनेस साइकिल। इस पार्ट को सिर्फ ये मत सोचना कि सर चैप्टर पढ़ रहे हो इतना ही काफी है इसके लिए, ना 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 ना, ये गलती मत करना बेटा। रीजन बीइंग, सोच के देखो, आपके इकोनॉमिक्स के पार्ट के अंदर बिजनेस साइकिल जैसा एक यूनिट डाल दिया गया। क्या मजाक करने के लिए? नहीं सर। क्या वजह है इसके पीछे, पूरा समझेंगे इसके रिगार्डिंग। इसके रिगार्डिंग क्लिप भी आपके लिए लेके आऊंगा, वो क्लिप दिखाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा क्या कुछ टॉपिक है। तो एक काम करते हैं, इस क्लास की शुरुआत हम करते हैं अपनी उस वीडियो क्लिप के साथ में, और उसी वीडियो क्लिप के बाद में मैं आपको बताऊंगा बेटा कि क्या है इस यूनिट के अंदर, क्या जो हम पढ़ने वाले हैं। ये जो पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं बेटा, पीछे दिख रहा है, जॉबलेस मैन कीप गोइंग, रिमेंबर, काम नहीं, आगे बढ़ो भैया आगे बढ़ो। ये सारी की सारी पिक्चर उस टाइम की रियल पिक्चर्स हैं जिसके बारे में भी बताने वाला हूं। क्योंकि टॉपिक समझ के मत पढ़ना, बी प्रैक्टिकल इन दिस। जिस इकोनॉमी में आप रहते हो, इकोनॉमी क्या कुछ चीजें फेस करती है, कल को आपको भी बिजनेस करना है, आपको भी जाके किसी बिजनेस को संभालना है, तो पॉइंट इज वहां पर ये सारी दिक्कतें आने वाली है। तो इनको कैसे टैकल करना है ये तभी समझ पाओगे जब पता होगा प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होती है। तो आइए बेटा आप लोगों के सामने सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, एक क्लिप दिखाता हूं। उस वीडियो क्लिप को दिखाने के बाद में मैं आगे बढ़ूंगा टॉपिक को लेके। हैव अ लुक इन दिस, फोकस सामने। 20th सेंचुरी का सबसे खराब इकोनॉमिक पीरियड रहा है। 1920 से यूएस इकोनॉमी स्पीड लेने लगी। पूरा ध्यान लगाइए, यूएस की वीडियो क्लिप को देखने इंडस्ट्रीज में तब अच्छी ग्रोथ दिखा रही थी। शुरुआत में अच्छी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से स्टॉक प्राइसेस बढ़ रही थी। 1920 से 1928 इस पीरियड को द रोरिंग 20s कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड में यूएस की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ी। कंपनीज की जबरदस्त परफॉर्मेंस और अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ के चलते स्टॉक्स की प्राइसेस अच्छी खासी बढ़ रही थी, जिससे लोगों को अच्छे रिटर्न्स मिल रहे थे। यूएस की बहुत सारी कंपनीज तब मास प्रोडक्शन का तरीका अपनाने लगी। साथ ही नए अप्लायंसेस डेवलप होने लगे। रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, रेडियो, इन जैसे अप्लायंसेस का सेल हर 2 साल में डबल हो रहा था। इन सब चीजों के चलते कंपनीज की शेयर प्राइस भी लगातार बढ़ रही थी। बाकी लोग जिन्हें स्टॉक मार्केट की ज्यादा समझ नहीं थी पर अच्छे रिटर्न्स कमाने थे, वो लोग अब स्टॉक मार्केट से मिल रहे अच्छे रिटर्न्स को देखकर स्टॉक मार्केट में एंटर करने लगे। लोग अपना सारा पैसा बिना सोचे समझे और बिना किसी बिजनेस एनालिसिस किए स्टॉक मार्केट में डालने लगे। यानी जिन्हें स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है ये भी पता नहीं था, ऐसे लोग भी ज्यादा रिटर्न्स कमाने के लालच में स्टॉक मार्केट में हेवीली इन्वेस्ट करने लगे। अब बहुत ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में आने की वजह से स्टॉक्स ओवर वैल्यूड होने लगे, और फिर एक समय ऐसा आया कि स्टॉक्स की प्राइसेस आसमान छू गई और वो बहुत ओवर वैल्यूड हो गई। अगस्त 1929 तक स्टॉक प्राइसेस बहुत ऊंची लेवल पर चली गई थी, जो कि उन कंपनीज की एक्चुअल वैल्यू से काफी ज्यादा बढ़ गई थी। एक्चुअली 1929 की शुरुआत से यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होने लगी, जिससे कंपनीज का प्रोडक्शन कम होने लगा, बेरोजगारी बढ़ने लगी, और जिन लोगों की जॉब बच गई थी उनकी तनख्वाह कम होने लगी, और सूखे की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉब्लम में फंसा था। तो इकोनॉमिक डाउनफॉल की शुरुआत हो चुकी थी, पर इसके बावजूद भी लोग आग बंद करके स्टॉक मार्केट में पैसा डालने लगे। 1927 से 1929 इन 2 सालों में यूएस स्टॉक मार्केट की वैल्यू लगभग डबल हो गई थी। तो आप सोच सकते हो कि कैसे लोग स्टॉक मार्केट में अंधाधुंध पैसा डाल रहे थे। तो इस तरह अगस्त 1929 तक मार्केट बहुत ही ऊंची लेवल पर चला गया। कंपनीज के शेयर प्राइस उनकी अर्निंग्स को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही थी। यानी उस टाइम एक स्टॉक मार्केट बबल चल रहा था, जो 24 अक्टूबर 1929 से बर्स्ट होना यानी फटना शुरू हुआ। 24 अक्टूबर 1929 को स्टॉक मार्केट बहुत गिरा, और उसके कुछ ही दिनों बाद यानी 29 अक्टूबर 1929 को स्टॉक मार्केट और ज्यादा गिर गया। 29 अक्टूबर 1929 को इसलिए ब्लैक थर्सडे भी कहा जाता है। ये स्टॉक मार्केट क्रैश अगले कुछ सालों तक इसी तरह चलता रहा। आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आपको ये क्रैश कितना डीप था इसकी आइडिया आ जाएगी। इस स्टॉक मार्केट क्रैश से पहले जनरल मोटर्स की शेयर प्राइस $90 थी, जो कि 1932 तक $10 तक आ गई थी। इस क्रैश से पहले यूएस स्टील की शेयर प्राइस $250 थी, और क्रैश के बाद $25 पर आ गई। इसी तरह कई सारे शेयर की प्राइस 90% तक गिर गई थी। स्टॉक मार्केट में हुई इतनी गिरावट की वजह से ज्यादातर लोगों ने इन्वेस्ट करना ही बंद कर दिया, जिसका असर ये हुआ कि बिजनेसेस को इन्वेस्टमेंट मिलना डिफिकल्ट हो गया। साथ ही स्टॉक मार्केट में हुए लॉसेस की वजह से और जॉब खोने की वजह से लोगों ने अपने खर्चे कम कर दिए, जिसका सीधा असर कंपनीज के प्रोडक्शन पर पड़ा। कंपनीज को अपने प्लांट्स बंद करने पड़े और बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई। 2-3 सालों में ही यूएस का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आधा हो गया, जिससे यूएस की अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। बेरोजगारी की वजह से लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा, इसलिए वो बैंक में रखी हुई अपनी सारी जमा पूंजी निकालने लगे। अब बैंक्स के पास भी इतनी लिक्विडिटी नहीं थी कि वो सारे डिपॉजिटर्स को एक साथ उनका सारा पैसा दे सके, क्योंकि बैंक्स ऑलरेडी लोगों को लोन दे चुकी थी।
अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से जिन लोगों ने पहले लोन लिया था वो अब जॉब खोने की वजह से उस लोन को रिपे नहीं कर पा रहे थे। सिमिलरली कंपनीज भी खराब परफॉर्मेंस कर रही थी और कुछ तो बंद भी पड़ गई थी। इन सारी चीजों का सीधा असर बैंक्स के ऑपरेशन पर पड़ा, क्योंकि एक तरफ बैंक्स जिन्हें उन्होंने लोन दिया था उनसे पैसा रिकवर नहीं कर पा रही थी, वहीं दूसरी ओर जिन लोगों ने बैंक में डिपॉजिट रखा था वो पैसा निकाल रहे थे। अब ऐसी हालत में बैंक के पास अपने सारे डिपॉजिटर्स का पैसा उन्हें रिटर्न करने के लिए सफिशिएंट पैसा नहीं था, जिसकी वजह से बैंक्स फेल होने लगे, जिससे कई सारे लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी डूब गई। अब जैसे ही लोगों को पता चला कि बैंक्स फेल हो रही है तो यूएस के सारे लोग अपनी सारी जमा पूंजी बैंक से निकालने लगे, जिससे बैंक्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लगने लगी। 1933 तक करीब 8000 बैंक्स फेल हो गई थी और बैंक्स फेल होने की वजह से मनी सप्लाई बहुत ही कम हो गया था। लोगों का तो यूएस के फाइनेंशियल सिस्टम से भरोसा ही उठ गया था, इसलिए लोग अपना पैसा घर में ही रखने लगे। मनी सप्लाई कम होने की वजह से यूएस इकोनॉमी और प्रॉब्लम में फंसती चली गई। इकोनॉमी को रास्ते पर लाने के लिए गवर्नमेंट और यूएस के सेंट्रल बैंक ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, ना ही उन्होंने इकोनॉमी में कोई पैसा सर्कुलेट किया। वो बस इस डाउनफॉल को देखते रहे। मिस्टर हुअर, जो कि 1929 के क्राइसिस के वक्त यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्हें लगा कि इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से लोगों की तनख्वाह कम हो जाएगी और उसे रोकने के लिए उन्होंने वस्तुओं के दाम ऊंचे ही रहने दिए। यूएस में पहले ही गरीबी बहुत बढ़ चुकी थी और कई लोगों के पास तो खाने के लिए पैसा भी नहीं था। कईयों ने अपने मकान बेचकर पैसों का इंतजाम किया। अब ऐसी हालत में लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ऊंचे दाम पर वस्तुओं को खरीद सके, इसलिए यूएस के लोग दूसरी कंट्रीज से आ रहा सस्ता माल खरीदने लगे। दूसरी कंट्रीज से आ रहे सस्ती प्राइस की प्रोडक्ट्स को रोकने के लिए मिस्टर हुअर ने 1930 में स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट लागू किया, जिसके तहत दूसरी कंट्री से आने वाले करीब 20,000 प्रोडक्ट्स पर ऊंचे टैरिफ लगाए गए, ताकि उनकी प्राइस भी यूएस में बनने वाले प्रोडक्ट्स जितनी ही हो जाए और लोग यूएस में बनने वाले प्रोडक्ट्स ही खरीदे। इस टैरिफ के बाद यूएस का इंपोर्ट $7 बिलियन से $2.5 बिलियन तक आ गया। बाकी कंट्रीज भी यूएस का महंगा माल नहीं खरीद रही थी और कई कंट्रीज ने यूएस के माल पर भी टैरिफ लगा दिया, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड कम होने लगा और यूएस की इकोनॉमिक कंडीशन और भी खराब होती चली गई। तो मिस्टर हुअर की ये दोनों डिसीजंस, यानी प्रोडक्ट्स के दाम ऊंचे रखना और स्मूथ हॉली टैरिफ टैक्स लागू करना, ये दोनों भी डिसीजंस बहुत ही गलत साबित हुए और यूएस इकोनॉमी रिसेशन से डिप्रेशन में चली गई। 1933 में मिस्टर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट यूएस के प्रेसिडेंट बने। चुनकर आने के 100 दिनों के अंदर ही उन्होंने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए और 42 नई एजेंसीज शुरू की, जैसे कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, SEC एटसेट्रा। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लोगों को गारंटी देता है कि जो पैसा उन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया है वो पैसा अगर वो बैंक फेल भी हो जाती है तो गवर्नमेंट उन्हें रिटर्न करेगी, जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करने लगे, जिससे इकोनॉमी को काफी हेल्प हुई। यूएस स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए SEC दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन बनाया गया। मिस्टर रूजवेल्ट रेगुलरली रेडियो के जरिए लोगों को गाइड करते रहे ताकि उनमें कॉन्फिडेंस बना रहे। 1933 से 1936 के बीच यूएस इकोनॉमी थोड़ी इंप्रूव हुई, पर 1937 में यूएस इकोनॉमी फिर से दिक्कत में आ गई और फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तब जाकर यूएस इकोनॉमी फिर से अपने ग्रोथ ट्रैक पर वापस आई। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यूएस गवर्नमेंट ने मिलिट्री पर बहुत पैसा खर्च किया, जिससे यूएस इकोनॉमी में फिर से जान आ गई और फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मिस्टर रूजवेल्ट की नई पॉलिसीज से काफी हद तक रिकवरी में मदद हुई, पर पूरी रिकवरी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम हुई। तो इस तरह ये ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 1939 तक चला और फिर बाद में यूएस इकोनॉमी ने क्या ग्रोथ दिखाई ये सबको पता है। इस ग्रेट डिप्रेशन के पीरियड में ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हो गए थे और जिन इन्वेस्टर्स ने इन डिस्काउंट्स का पूरा फायदा उठाया उन्हें अगले कुछ सालों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स मिले। सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट के गुरु मिस्टर बेंजामिन ग्राहम। हाँ जी, तो बेटा आइडिया लग पाया? हाँ सर, बहुत आइडिया लग गया। फिर भी कुछ बातें ऐसी जो और बताना चाहूंगा मैं। इसका मतलब आप जो पिक्चर मेरे पीछे देख रहे हैं बेटा, ये पिक्चर ना सिर्फ एक पिक्चर है बल्कि एक रियलिटी है। ये उस वक्त की बात है बेटा जब आपकी इकोनॉमी के अंदर क्राइसिस आया था। ये क्राइसिस किसी एक इकोनॉमी के ऊपर नहीं था, ये क्राइसिस था बेटा वर्ल्ड इकोनॉमीज के सामने। इवन द नेशन लाइक यूएस एंड यूके एंड यूएस, ये नेशन भी नहीं बच पाए, तो सोचो हम जैसा डेवलपिंग नेशन वो कैसे बच पाया होगा। तो बात करते हैं उसी के रिगार्डिंग, कुछ बातें और सिखाता हूं, कुछ बातें और बताता हूं कि एक्चुअली सिनेरियो आया कहां से। इस सबके दौरान आपके सामने एक वर्ड निकल के आया और वो वर्ड निकल के आया सर हमें जानना है ये जो क्राइसिस है ये क्या है। क्योंकि देखो रीजन बीइंग, पढ़ने की बात नहीं है, बात है समझने की। ये पूरा यूनिट आपको तभी समझ में आ पाएगा। इवन जब पीछे देख रहे हैं, ये आपके पास जो पिक्चर नीचे दिख रही है आपको, ये न्यूज पेपर की पिक्चर है। उस टाइम पर जो न्यूज पेपर की पिक्चर है, उस टाइम की टाइम पेपर है। अगर इसकी हेडलाइंस देखोगे आप कहोगे सर सच में ऐसा हुआ था। यस, रियलिटी में ऐसा हुआ था।
रट्टा नहीं मारना, हमें समझना चीजों को लेके। तो ये बात करता हूं, थोड़ी सी बातें और करता हूं। इन शॉर्ट आपको ये समझ तो आ गया कि सर ये सारी की सारी वजह हुई हमारे पास में वर्ल्ड, इसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके बारे में, आप बाकी बात सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी जो पार्ट काम का वो बताने वाला हूं। वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, दुनिया भर में मंदी आई थी। ये बात है 1929 की। इन 1929 दुनिया भर ने मंदी को फेस किया था। अब आपके मन में जो क्वेश्चन क्लैरिफाई होता है वो क्या होता है, सर वर्ल्ड का मतलब पता है, इकोनॉमिक का मतलब पता है, आर्थिक, बट क्राइसिस का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? ऑलवेज रिमेंबर, अगर नहीं पता, नॉर्मली बच्चे बोलते हैं क्राइसिस में मंदी को बोलते हैं, हाँ बोलते हैं मंदी को, बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ क्राइसिस? लिसन टू मी, पूरी पिक्चर देखी, अब सुनो बात को मेरी। क्राइसिस क्या होता है बेटा? क्राइसिस इज ए सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जब किसी भी इकोनॉमी, इवन हमारा इंडिया भी 1991 में क्राइसिस झेल चुका है। डू यू नो दिस? हम जानते हैं, हमने सुना है सर। 1990 में क्राइसिस आए थे, आपके पास पता है आपको? जाके आपने सुना भी, 11th में पढ़ा होगा आपने कि 1991 में इसीलिए आपने एलपीजी पॉलिसी लॉन्च की थी। फिर ऐसा क्यों पढ़ा रहे टॉपिक? हाँ हमारे पास ये आपके पास टॉपिक है, ये सब पढ़ोगे तभी क्लैरिफाई होगा क्या बोलने वाला हूं। लिसन टू मी, क्राइसिस का मतलब होता है बेटा जब किसी इकोनॉमी के अंदर, जब किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन होता है, जिसको आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, प्रोडक्शन गिरना शुरू हो जाए, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और प्रोडक्शन जब गिरेगा तो मुझे बताओ, जब प्रोडक्शन गिरेगा तो लोगों को काम मिलेगा या गिर जाएगा? जवाब दो। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट कहां से होगा? यस और नो? हाँ है ना? सोचो। और जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो लोगों के पास इनकम कहां से आएगी? और जब सर इनकम नहीं होगी, कमाई नहीं होगी, तो खर्चे कहां से होंगे? यस और नो? जब प्रोडक्शन नहीं तो एम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं तो इनकम नहीं, इनकम नहीं तो एक्सपेंडिचर नहीं। जब ये सारे के सारे पार्ट, और सोचो जब खर्चा ही नहीं करोगे, क्योंकि वही तो आपकी डिमांड बनती है, जब डिमांड नहीं करोगे, क्योंकि आपको जो समझना है वो पार्ट ये समझना बेटा, जब डिमांड ही नहीं होगी तो बताओ प्रोडक्शन कौन करेगा? आप मांगोगे नहीं, हमें बना के दो, तो बना के देगा कौन आपको? तो सिनेरियो, दिस होल सिनेरियो जो आपके सामने आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज क्राइसिस। और ये सारे वर्ड कौन से चेक करो? प्रोडक्शन इकोनॉमिक वर्ड है, रिमेंबर, एम्प्लॉयमेंट इनकम इकोनॉमिक वर्ड है। इकोनॉमिक मतलब एवरीथिंग, ये पढ़ा चुका हूं, एवरीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हर वो चीज आप पैसे में माप सकते हो, दैट इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है क्या? उसे बोलते हैं इकोनॉमिक बोलते हैं। तो इसीलिए कहते हैं इसको इकोनॉमिक क्राइसिस। वर्ड नाम क्यों लगाते हैं? क्योंकि सर इवन द डेवलप्ड नेशंस, सुन लो बस खाली, इवन द डेवलप्ड नेशंस लाइक यूएस, यूके, मैक्सिको, जर्मनी, मतलब वॉर ही चल रहा था ना, हाँ, ये भी वर ऑल्सो अफेक्टेड। जब डेवलप्ड नेशन नहीं बच पाए इस पूरी वजह से, तो बताओ डेवलपिंग नेशंस या अंडर डेवलप्ड नेशन कैसे बच पाए होंगे बेटा? ये होल सिनेरियो ध्यान रखना। किसी भी इकोनॉमी में क्राइसिस की शुरुआत, किसी भी इकोनॉमी में क्राइसिस की शुरुआत प्रोडक्शन के गिरने से होती है। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, याद करो, अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना कि इकोनॉमी के अंदर आपका जीडीपी लेवल डाउन चला गया। जीडीपी जिसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, के बारे में पढ़ोगे, सीए इंटर में पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के अंदर। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब आपकी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जो भी सम टोटल ऑफ इनकम आती है, कहां पर सर? आपकी कंट्री में टोटल प्रोडक्शन कितना होता है, जिसे आप बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। उसको बेचने के बाद जो इनकम आती है बोलते हैं, हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। डिटेल वहां पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा। ग्रॉस मतलब सम टोटल, डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब बाउंड्रीज के अंदर, प्रोडक्ट मतलब इनकम। इसीलिए कहते हैं बेटा इकोनॉमिक सेंस के अंदर प्रोडक्ट कहो, एम्प्लॉयमेंट कहो, इनकम कहो, एक्सपेंडिचर कहो, सबका लेवल सेम ही होता है। सोचो ना, जितना प्रोडक्शन गिरा उतना तो एम्प्लॉयमेंट लेवल गिरा होगा, तो लेवल सबका क्या रहता है? सेम रहता है। जितना भी एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? इनकम भी नहीं होगी, इनकम नहीं तो खर्चे नहीं, खर्चे नहीं तो डिमांड नहीं, डिमांड नहीं तो प्रोडक्शन कहां से होगा? दिस ऑल सिनेरियो जो बैक टू बैक घूमता रहता है, जो अभी हमने पूरा पिक्चर देखा बेटा, ये पूरी वीडियो क्लिप आपको दिखाई है मैंने, ये कंप्लीट वीडियो क्लिप इसी के ऊपर है बेटा। और इसी के रिगार्डिंग आपके पास यूनिट दिया गया, नाम है उसका बिजनेस साइकिल। यह सही सुना, आपका चैप्टर नंबर 5 नाम है उसका बेटा बिजनेस साइकिल। ये बिजनेस साइकिल का पार्ट बहुत छोटा पार्ट आपके पास दिया, लेकिन इस बिजनेस साइकिल को पढ़ने का बहुत बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। तो हम पहले पढ़ते हैं कि बिजनेस साइकिल क्या होता है। नॉर्मली आप लोगों ने हमेशा सुना है, बिजनेस साइकिल का नाम सुनते ही आपके माइंड में एक पिक्चर बनती है, रिमेंबर, लाइक दिस, कुछ ऐसी पिक्चर बनती है आपके माइंड में, बनती है, जिसको आप बोलते हो सर, बढ़ने को बोलते हैं एक्सपेंशन, कि आपकी इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है, जो आपने यूएस के लिए भी सुना। तो एक टाइम मतलब पीक पे पहुंचते हो, पीक मतलब जब आप बूम पर होते हो, बूम कह सकता हूं या पीक बोल सकता हूं।
कि आपका एक्सट्रीम लेवल वही है कि उससे इकोनॉमी इससे ऊपर तो क्या जाएगी सर। उसके बाद क्या होता है, आप बोलते हो रिसेशन, रिसेशन डाउन स्विंग बोलते हैं इसको। रिसेशन क्या होता है, जब आपकी इकोनॉमी बूम के बाद नीचे गिरना शुरू होती है, और उसके बाद क्या होता है, द बेस लेवल, इसे बोलते हैं डिप्रेशन का फेज, डिप्रेशन, और इसी फेज को बोलते हैं बेटा क्राइसिस फेज, मंदी का फेज बोलते हैं। दोबारा क्या होता है, इसे बोलते हैं रिकवरी या एक्सपेंशन फेज, रिकवरी या एक्सपेंशन फेज। डिप्रेशन के बाद दोबारा उठने को बोलते हैं रिकवरी एक्सपेंशन फेज बोलते हैं। माय पॉइंट इज कि सारे फेज आपने पहले भी सुने, पहले भी बात की, लेकिन जो कुछ बेसिक बात है मुझे बताओ। जब मैंने आपको कहा कि बेटा सारा का सारा गेम प्रोडक्शन से शुरू होता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ क्या कि जब मैं कह रहा हूं भैया एक्सपेंशन हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंशन मतलब कि प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, हाँ या ना, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो इनकम भी बढ़े, लोगों के पास इनकम बढ़ रही है तो खर्चे भी बढ़ रहे हैं, और खर्चे बढ़े प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। दिस फेज इज कॉल्ड एक्सपेंशन फेज, हाँ या ना। इंडिया कौन सी फेज पे चल रही है, इसी फेज पे चल रही है इस टाइम हमारे पास में। और पीक क्या होता है कि भैया आपका प्रोडक्शन भी हाईएस्ट लेवल के ऊपर होता है, आपका एम्प्लॉयमेंट भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, रिमेंबर, आपकी इनकम भी हाईएस्ट लेवल के ऊपर, लोगों के पास इनकम की कमी होती नहीं है। सर खर्चे तो दबा के करोगे, सिंपल सी बात ना, जब पॉकेट में पैसा आएगा, पढ़ चुके हैं बेटा, डिमांड का और इनकम रिलेशन क्या है, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड क्या होता है, ज्यादा करता है। इस सारा का सारा फेज हम पढ़ने वाले हैं, इन चारों फेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास का पार्ट। आई थिंक आपको एक आइडिया लग गया कि इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और आपका एक इंटरेस्ट बिल्टअप होगा कि सर क्या है ये पार्ट। द रीजन बीइंग बेटा, ना सिर्फ टॉपिक है ना एक बुक का पार्ट है, ये सोच के देखो कि बी प्रैक्टिकल इन दिस। इकोनॉमी पहले भी तो हो चुका है, आगे भी हो सकता है, तो क्या वजह बनती है, आपको पता होना चाहिए कि कल को आपको भी इस पार्ट को डील करना पड़ सकता है। पॉइंट इज एक्सपेंशन फेज पे क्या करोगे, पीक पे क्या करोगे, डिप्रेशन पे क्या करोगे, रिकवरी पे, ये सारी बातें एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आइए पढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्ट करें। चलिए, तो जितनी पिक्चर आपको दिख पा रही है बेटा, वॉल स्ट्रीट आप देख पा रहे हैं, यूएस का स्टॉक मार्केट का जो पार्ट है वो सारा आप देख पा रहे हैं, डाउनफॉल जाना, डाउनफॉल जाना। सर ये सारी बातें आप देख पा रहे हैं, जितनी भी न्यूज उस टाइम पे थी, सारी की सारी न्यूज यही थी कि ओवरऑल क्राइसिस हो चुका, कोई इनकम ही नहीं थी बेटा, प्रोडक्शन ही नहीं था, ना गुड्स ना सर्विस। तो कहने का मतलब, मुझे बताओ इस टाइम पे इंडिया की जीडीपी डाउन गई, चेक किया आप लोगों ने, इंडिया की जीडीपी कितनी डाउन चली गई, लोगों ने कहा कि माइनस तक पहुंच गई। सोचो ध्यान से, कैसे पॉसिबल हो सकता है चीजों को लेके, क्योंकि रीजन बीइंग लॉकडाउन के दौरान प्रोडक्शन नहीं हो पाया, प्रोडक्शन नहीं हुआ, लोगों के पास काम नहीं था, काम नहीं था, इनकम नहीं थी, इनकम नहीं, खर्चा नहीं, खर्चा नहीं तो कहां से प्रोडक्शन। समझ में आया जी क्या बोला मैंने। अब उसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसीलिए आप इसको पार्ट को पढ़ रहे हैं और इस यूनिट को हम पढ़ रहे हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये मत समझना बच्चों वाली यूनिट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। एग्जाम में इसके ऊपर आपके पास में करीबन आपको 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मिनिमम बोल रहा हूं, 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन पे आने वाले हैं। तो क्या है इसमें ऐसा, आइए पढ़ते, रीडिंग करते हैं। चलो चलो चलो, आइडिया लग गया, अब पढ़ सकते हैं। सर बिजनेस साइकिल का मतलब, जब हमने पिक्चर बनाया था वो पिक्चर थी बिजनेस साइकिल की पिक्चर थी। आइए कहते हैं क्या, यार सर लेकिन यहां पर अब कुछ बातें हम और करने वाले हैं। नॉर्मली ये जो साइकिल बनाई मैंने, ये बनाई इकोनॉमिक साइकिल, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं इकोनॉमिक साइकिल, इकोनॉमी की साइकिल बोलते हैं, इसको इकोनॉमिक साइकिल। बट जब बात आती है, मुझे एक बात बताओ, कुछ बातें और भी हम सीखेंगे आगे जाके कि बिजनेस के पॉइंट से क्या देखोगे कि कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इंट्रोडक्शन, द फर्स्ट फेज इज इंट्रोडक्शन फेज, इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद में क्या रिजल्ट निकल के आया उसका, क्या एक्सपेंशन करोगे, खर्चे बढ़ेंगे, क्या नहीं होगा, वो सब बातें हम पढ़ने वाले हैं। आइए लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस, आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा सर पढ़ते हैं, बिजनेस साइकिल इज अ पीरियोडिक फ्लक्चुएशन, होता रहता है, कभी बूम, कभी रिसेशन, कभी डाउन, कभी रिकवरी, चलता रहेगा। सर इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक मतलब हर वो चीज जिसे आप पैसे में माप सकते हो। कह रहा सर मेजर बाय चेंज इन रियल जीडीपी, इसीलिए याद रखना, बोलते नहीं है उस इकोनॉमी की जीडीपी डाउन गई, उसकी अब चली गई। तो जीडीपी क्या है बेटा, जीडीपी क्या होती है, जीडीपी का मतलब ही क्या होता है, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद है आपको, हमने पढ़ा है, सुना है पहले भी, जीडीपी इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जनरली आपको न्यूज़पेपर में ये नाम देखने को बहुत बार मिलेगा। प्रोडक्ट का मतलब है प्रोडक्शन, तो बताओ जितना प्रोडक्शन उतना इनकम नहीं होता क्या, होता है सर। तो प्रोडक्शन कहूं, चलो इनकम कहूं, बात तो वही है। हाँ, ग्रोस मतलब सम टोटल, सुन लो खाली ना, नॉलेज सुनने के लिए काम आएगा। डोमेस्टिक मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी को बोलते हैं बाउंड्रीज बोलते हैं बेटा, आपकी कंट्री की बाउंड्री जहां तक है, उस बाउंड्रीज के अंदर जो भी सामान बन रहा है, जो बिकेगा, प्रोडक्शन हो रहा है, उस सबका टोटल जो इनकम आती है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी बोलते हैं। इसीलिए आप अपनी इसको डोमेस्टिक इनकम भी कहते हो।
तो कहने का मतलब बताओ मुझे, जो ये बात लिखी हुई है कि सर फ्लक्चुएशन आना इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, इसको आप मापते कैसे हो? आप चेक करते हो आपकी इकोनॉमी की जीडीपी लेवल कितना जा रहा है, हाँ है ना? आगे रीडिंग करते क्या लिखा हुआ है, चलो। कह रहा है ऑल्दो दिस इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन आर रिकरेंट एंड अकर पीरियडिकली, दे आर नॉट रेगुलर इंटरवल्स एंड नॉट द सेम लेंथ। जरूरी है क्या कि जैसा पहले हो आप भी वैसा होगा? नहीं सर, हो सकता है ज्यादा खराब हो जाए, हो सकता है बहुत इजी भी हो जाए, आसान भी हो, थोड़ा बहुत हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये चीजें आती रहती हैं, लेकिन इनको डील कैसे करोगे? अब बताओ मुझे, हम बात कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की, हमारी बुक का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। कैन यू प्लीज टेल मी, सोच के बताओ बेटा, कि अगर आप एक बिजनेस में काम कर रहे हो, अगर आपको पता चले कि मार्केट के अंदर डाउनफॉल जा रहा है, मार्केट डाउन जा रही है, डाउन मार्केट जा रही है, लोग खरीदना कम कर चुके, लोगों के पास काम नहीं है, क्या उस टाइम पर आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा दोगे? माय क्वेश्चन इज दिस, क्या एज ए सप्लायर, एज ए बिजनेसमैन आप नए प्रोडक्ट लॉन्च करोगे? नहीं सर। क्या करोगे सर? यही बातें आप सीखने वाले हैं, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, इसी के लिए इस पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। ये पूरा पार्ट इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ में आ सके कि उस टाइम ये सिनेरियो था, तो आज भी क्या सिनेरियो है। आइए बात करते हैं, तो पढ़ना शुरू करते हैं। आपका पहला पार्ट बिजनेस साइकिल का, जहां से आपको पढ़ना शुरू करना है बेटा, आइए बात करते हैं। फर्स्ट वन इज, लिसन टू मी, हाँ सुनाओ सर। फेजेस कह दूं या इसी को बोलते हैं स्टेजेस? फेज कहूं या कहूं स्टेज? तो स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल कहूं या स्टेज ऑफ आपके पास में बिजनेस साइकिल? फेज कहूं या स्टेज का मतलब सेम है। कौन कौन सा पार्ट है आइए बात करता हूं, सामने देखो कौन सा है। फर्स्ट इज एक्सपेंशन फेज, बूम फेज, रिकवरी या अपस्विंग फेज। बूम फेज को यहां से हटा दो, बूम नहीं आएगा यहां पर। एक्सपेंशन फेज बोलते हैं इसको। एक्सपेंशन फेज ऊपर बढ़ रहे हो आप, रिकवरी कर रहे हो, या एग्जांपल के लिए अपस्विंग ऊपर की ओर बढ़ रहे हो। मतलब सिंपल सी इस डायग्राम में चेक करो, एक देखो ध्यान से चेक करो, ये जो फेज जा रहा है आपके पास में, अपवर्ड फेज जो जा रहा है, ये वाला फेज, ये वाला फेज, अपवर्ड फेज जो ऊपर बढ़ रहा है, क्या पार्ट है? इसी को बोलते हैं एक्सपेंशन फेज। इसको एक्सपेंशन को और किस नाम से बोलते हैं को याद रखना है, एक्सपेंशन कहूं, अपस्विंग कहूं या रिकवरी फेज कहूं, पहला वर्ड। दूसरा कहता है पीक, बूम या प्रोस्पेरिटी फेज। पीक, टॉप पर पहुंच गए हो, पीक, बूम या भैया बोलो संपन्न हो गए हो। प्रोस्पेरिटी मतलब संपन्न हो गए हो, आपकी इकोनॉमी उस लेवल पे पहुंच गई है कि भैया आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। लिसन टू मी, इस सारे पार्ट को आप कनेक्ट करेंगे अपने प्रोडक्शन के साथ में, एम्प्लॉयमेंट के साथ में, इनकम के साथ में, और अपने खर्चे के साथ में, जो बता चुका आप लोगों को मैं। आगे बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन फेज, रिसेशन फेज या डाउन स्विंग फेज। जब इकोनॉमी डाउन जाती है बेटा, इकोनॉमी डाउन जाती है तो डाउन फेज किसको बोलते हैं? रिसेशन बोलते हैं इसको। रिसेशन कह सकते हो इसको, आप बोल सकते हो अपने पास कॉन्ट्रैक्शन, नीचे जाना बोलते हैं। ये डाउन स्विंग, अप स्विंग क्या होता है? एक्सपेंशन को बोलते हैं। डाउन मतलब नीचे जाना इकोनॉमी का। सर अभी बताऊंगा क्या, ट्रो या डिप्रेशन बोलते हैं लोवेस्ट फेज को। आपकी इकोनॉमी एकदम डाउन फेज के ऊपर जाएगा, ट्रो या इसको डिप्रेशन बोलते हैं। सर इसके लिए और पढ़ने को नहीं मिलेगा, इसके लिए और पढ़ने को मिलेगा। आइए बात करता हूं कौन सा पार्ट है, आइए हैव अ लुक ऑन दिस। अब वन बाय वन इस पार्ट को सीखने वाले हैं कि क्या है एक्सपेंशन, क्या है कॉन्ट्रैक्शन, क्या है पीक, क्या है बूम। ये सारे पार्ट हम सीखने वाले हैं। एग्जांपल के लिए ये चारों फेज ही हैं जो आपको इस पूरी यूनिट का बेस रेडी करके देंगे आपके पास में। आगे हम बात करेंगे, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। देखो दो टॉपिक है बिजनेस साइकिल में, दो बातें आती हैं मेनली हमारे पास, पॉइंट आता है। एक तो आता है मेनली कि कौन कौन से फेज हैं। एक क्वेश्चन आता है आपके पास सेकंड में, पार्ट आता है कि फेज के बाद में इंडिकेटर कौन कौन से, कैसे पता कि इकोनॉमी बूम पर जा रही है, कैसे पता कि इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, इसका पता कैसे लगाओगे? इकोनॉमी रिसेशन का मतलब आपका बिजनेस भी रिसेशन के अंदर। इसलिए एज ए बिजनेसमैन पढ़ के देखो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम करने के लिए आप काम करोगे, उनको कंसल्टिंग सर्विसेज आपने देनी है। एग्जांपल कोई भी काम आपने करना है या आप उस पोस्ट पे बैठे हुए हो, कैसे डील करोगे? आइए बांधते हैं, चलिए जानते हैं, हैव अ लुक ऑन दिस। सबसे पहला फेज है एक्सपेंशन फेज। एक्सपेंशन मतलब प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गया, इनकम बढ़नी शुरू हो गई, खर्चे बढ़ना शुरू हो गए, तो डिमांड भी बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी, हाँ है ना? आओ चेक कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन एक्सपेंशन फेज देयर इज इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। बताओ मुझे आउटपुट का मतलब क्या बोला मैंने? इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर, अभी तो हमने पढ़ा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को काम भी मिलेगा, काम मिलेगा तो इनकम भी बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो लोग खर्चा भी करेंगे, खर्चा करेंगे तो वही तो बनेगा डिमांड, और डिमांड बढ़ेगी तो भैया बताओ प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। जब आप लोग डिमांड करोगे तब तो बोलेगा प्रोडक्शन करता हूं, हाँ है ना? सोचो ध्यान से बात को, ये सुनो, जब आपके पास में प्रोडक्शन आपके पास जितना होगा उतना तो एम्प्लॉयमेंट होगा, और जितना एम्प्लॉयमेंट होगा उतना तो खर्चा होगा। सर उतनी इनकम होगी, जितनी इनकम होगी बेटा उतना ही तो खर्चा होगा। कहने का मतलब ये हर एक फैक्टर आपस में कनेक्टेड है। तो मुद्दा यह आता है कि जब इकोनॉमी के अंदर आपके पास में जब एक्सपेंशन फेज का मतलब क्या है, इसी एक्सपेंशन फेज को अपस्विंग फेज भी कहते हैं। एक बात बताओ, आज के दिन आपकी इंडियन इकोनॉमी कौन से फेज के ऊपर है? क्या पीक पर है, बूम पर है? नहीं सर। क्या डाउन में जा रहे हैं? नहीं सर। पॉइंट इज सर हम क्या कर रहे हैं, रिकवरी फेज के ऊपर, हम एक्सपेंशन फेज के ऊपर है। आइए बात करते हैं क्या लिखा हुआ है।
रीडिंग करते हैं, चलो जो बोला वो देखते हैं, चेक करते हैं। तो एक्सपेंशन फेज में क्या बोला, देखो देखो देखो, हाँ सर, सिर्फ सुनिए, जहां पर पॉइंट आए वहां पे पिक करेंगे। ओके, आइए, कह रहा है एक्सपेंशन में क्या है, फर्स्ट इज सर इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, चेक करो, इंक्रीज 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 इंक्रीज, बट क्या, किस इंक्रीज की बात हो रही है, अब चेक करो जो हमने बोला सर, नेशनल आउटपुट का इंक्रीज होना। नेशनल आउटपुट मतलब भैया नेशनल प्रोडक्शन। जब आप बात करो इकोनॉमी की तो बात करोगे सर किसकी, कंप्लीट की बात कर रहे हो। सर सिंपल सी बात बताइए मुझे, जब आपके पास में आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बढ़ेगा सर, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों के पास इनकम भी आएगी, खर्चा भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड मतलब सम टोटल ऑफ डिमांड, वी कैन से द एक्सपेंडिचर इन टोटल। नेक्स्ट कह रहे हैं सर जब पैसा आएगा तो सेविंग भी करोगे, सेविंग करोगे तो इन्वेस्टमेंट भी होगी, कंज्यूमर की स्पेंडिंग, जिसे हमने कहा था डिमांड का पार्ट भी बढ़ेगा। सर सेल सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे, सिंपल सी बात। चेक करना, सेल कैसे बढ़ेगी, सोच के देखो, जब आप लोग डिमांड करोगे, आप लोग खर्चा करोगे तो किसी ना किसी पर्सन की सेल तो बढ़ेगी ना। जो प्रोड्यूसर बना के बेचेगा वो क्या, उसकी सेल नहीं है क्या, तो सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगी, स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ेंगे ना। आपने पीछे भी क्लिप देखी होगी, इस क्लिप में क्या देखा आपने कि लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करना क्यों शुरू किया स्टॉक मार्केट के अंदर, उन्हें लगा यार कि अभी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ हो रही है। बट पॉइंट इज ये ग्रोथ का पार्ट, ये स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन क्यों होती है, ये स्टॉक मार्केट भी तो आपके पास में कंट्री के अंदर क्या प्रोडक्शन हो रहा है उसी के बेस पे चेंज होती है, नहीं होती है। ये स्टॉक मार्केट जिसे आप बोलते हो बेटा, ये सर सिंपली आपकी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, किन चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, उसके डिपेंड, उसके बेसिस के ऊपर इंक्रीज डिक्रीज होती है। आइए उसी बात करते हैं। अब एक्सपेंशन इन बैंक क्रेडिट, सिंपल सी बात, जब आप कमाओगे, आपकी इनकम आएगी, तो मुझे बताओ क्या आपके पास आपकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। बैंक भी बोलेंगे आओ आओ लोन ले लो, हमारे पैसा बहुत है। बैंक क्या बोलेंगे, आओ हमसे लोन ले लो, क्रेडिट ले लो, बहुत पैसा, सिंपल सी बात ना। आगे क्या लिखा हुआ है, तो लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड बेटा, आज मैं बोलूं कि बताओ लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे मापते हो आप लोग। आज मैं बोलूं एग्जांपल, जो आइटम आप लोग यूज कर रहे हो, जो एक्सेसरीज आप यूज कर रहे हो, उनके प्राइसेस कितने हैं, कितने प्राइस के ऊपर आप उन्हें यूज कर पा रहे हो, चेक करो। ऑल दिस थिंग्स विच यू आर यूजिंग बाय स्पेंडिंग योर इनकम इज नोन एज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यही हमारी लिविंग स्टैंडर्ड कहलाती है बेटा। इन शॉर्ट ये सारा का सारा फेज क्या शो कर रहा है, ये सारा फेज इंडिकेट कर रहा है आपके पास क्या, ओनली एंड ओनली, अगर हम बात करें कौन सा फेज, जहां पर आपका सारा पार्ट इंक्रीज फेज पे जा रहा है। प्रोडक्शन बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी, खर्चा बढ़ा, खर्चा बढ़ा, डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन भी बढ़ा, ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी ग्रोथ फेज पर जाएगी। ओके चलिए, तो फर्स्ट क्लियर हो गया क्या है, बस सुन लो, नोटिस ज्यादा नहीं करना इसमें, आपको याद होना चाहिए एक्सपेंशन फेज में क्या होता है, याद रहेगा सर। अब यहां से एक पिंकी बनाएंगे, देखो ध्यान से, दिस नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होता है, इनवॉलंटरी का मतलब होता है नॉट विलिंगली, ना चाहते हुए भी, नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। देखो दो बातें होती हैं, लिसन टू मी, दो बातें कौन कौन सी, देखो ध्यान से। एक तो हम बोलते हैं हमारे पास में वॉलंटरली एम्प्लॉयड, एक बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। सुना ध्यान से बात को, एक वर्ड होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड और एक होता है इनवॉलंटरी, ना चाहते हुए भी बेरोजगार हो। और एक बात बताओ, इतनी सारी कंपनीज खुल चुकी है इंडिया में, इतने सारे आपके ई कॉमर्स के बिजनेस आ चुके हैं, क्या अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल आज भी वही है क्या, नहीं सर। लिसन टू मी, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड किसे कहते हैं और इनवॉलंटरी पार्ट किसे कहते हैं, आई नोट करते हैं। क्या कह रहा है सर, देखो ध्यान से, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है बेटा चाहते हुए बेरोजगार हो। मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब दोज पर्सन, लिख लो, दोज पर्सन हु आर नॉट विलिंग टू वर्क or not willing to work at the existing wage rate। नोट करो इसको, कह रहा है वो सब लोग जो एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर काम करने को रेडी नहीं है। और एक बात बताओ, आज आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, क्या मुझे बताओ कि आज के दिन आप लोग अपना पैसा नहीं कमा सकते, क्या आप कोई काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं सर। तो मतलब आप किसका वेट कर रहे हो, हम वेट कर रहे हैं सर कि जब आपके पास में हमारा इनकम लेवल जो हमने प्लान किया, वेज रेट हमने प्लान किया, उस पर काम करेंगे। आज नॉर्मल बेसिस के ऊपर 500 से 1000 रुपए, अगर एग्जांपल के लिए 500 रुपए से 700 रुपए के करीबन एक पर डे का वेज है। कहीं भी काम करो नॉमिनल आपको इतना आपको वेज मिल जाता है। अब इसका मतलब हम लोग काम करने को रेडी नहीं है। मंथली कितना बना, 21,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, 20 to 25,000 रुपीज, 1,000 रुपीज आपका मंथली मार्क बनता है। बट क्या कह रहे हैं जी, हम तो नहीं करेंगे इसके ऊपर काम, इसीलिए क्या, मतलब दोज पर्सन हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, अपनी मर्जी से बेरोजगार हैं। फॉरेन कंट्री में तो ऐसा नहीं होता,
वहां तो बच्चे 10th क्लास के बाद में क्या करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर देते हैं. व्हाट इज दिस? द होल सिनेरियो इज नोन एज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. बट हम क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी. ना चाहते हुए भी क्या मतलब क्या होता है बेटा, इसमें लिखते हैं दोज पर्सन्स हु आर विलिंग टू वर्क. पहले सी को भी समझ में आएगा हर पार्ट के अंदर. हु आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट. एग्जिस्टिंग मतलब जो इकोनॉमी में चल रहा है कि कोई पर्सन काम करना चाहे उसको पैसा काम इस रेट पे पैसा काम मिल जाएगा. who are not willing to work, who are willing to work at existing wage rate, but लेकिन किंतु परंतु did not get the work. लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता, उन्हें कहते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड. मतलब क्या हुआ, सोचो ध्यान से. आप काम करना चाहते हो फिर भी काम अवेलेबल नहीं है. तो क्वेश्चन इज, मुझे एक बात बताओ, जब आपके पास में एक्सपेंशन फेज चल रहा होगा, जब प्रोडक्शन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तो क्या इस फेज के अंदर आपको इनवॉलंटरी वाली जैसी कंडीशन अवेल दिखेगी आपको? इज इट सो? क्या आप कहोगे कि नहीं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी? आंसर इज नो. जो काम करना चाहेंगे उन्हें काम मिल जाएगा, जो नहीं करना चाह रहे उनको ना पहले काम था ना अब काम है. सिंपल सी बात. आगे लिखा हुआ है एंड वट एवर अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट और इज ओनली फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल. जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि यू आर वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड, ये कौन सा पार्ट है? दिस पार्ट इज नोन एज, इसे बोलते हैं फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल. अब फ्रिक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? तो सारा पार्ट इसमें आता है? नहीं बेटा, बता रहा हूं. नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया? तो बताता हूं कौन सा पार्ट है इसके अंदर, तो नोट कीजिए. तो बताता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं. व्हाट इज फ्रिक्शनल एंड व्हाट इज स्ट्रक्चरल? कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल कहलाता है? कंस्ट्रक्शन पर काम करने वाले लोग देखते हो, जो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जॉब शिफ्ट कर रहे होते हैं, देखते हो? हाँ सर. इसे नोट करो फिर बताता हूं कौन सा पॉइंट है. कह रहा भैया इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन नहीं मिलेगी आपको इन केस ऑफ एक्सपेंशन, लेकिन एक अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा इकोनॉमी में रहता है बेटा. जो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर काम शिफ्ट करते रहते हैं, या प्रोडक्शन का पैटर्न चेंज हो चुका. मतलब क्या? या तो प्रोडक्शन का पैटर्न चेंज हो गया. एग्जांपल के लिए कैसे, मुझे बताओ. जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी वाले, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया करते थे, आते रहे सर, तो सिंपल सी बात, वो लोग जिन्हें ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में जो कंपनीज में काम करते थे, जिन्हें आज की नई टेक्नोलॉजी के अंदर काम करना नहीं है, जैसे बिजनेस का स्ट्रक्चर बदला. आज मुझे बताओ, आज के टाइम में मैक्सिमम बिजनेस किसके ऊपर है? ऑनलाइन है, ऑफलाइन है? सर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चल रहा है. मतलब मुझे बताओ, जिन्हें ऑनलाइन काम करना नहीं आता वो क्या हो गए? जब तक उन्हें नया काम नहीं मिलेगा तब तक वो लोग क्या कहलाएंगे? अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे. और इसी को बोलते हैं बेटा फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. इज इट क्लियर? तो कहता है भैया इकोनॉमी के अंदर ये वाला अनएम्प्लॉयमेंट तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, याद रहेगा. बट पॉइंट इज, कोई पूछे आपसे कि सर एक्सपेंशन की सबसे अच्छी बात क्या है, इन सबके बढ़ने के साथ साथ आपके पास में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल नहीं करेगा. आगे क्या लिखा हुआ है? द ग्रोथ अल्टीमेटली शोज डाउन एंड रीचेस टू इट्स पीक. मतलब ग्रोथ रेट आपका डाउन तो चलेगा, एकदम पीक पे नहीं पहुंचे हो, लेकिन हाँ ये है कि एक दिन आप पहुंच जाओगे. आज इकोनॉमी क्या कर रही है? एक्सपेंड कर रही है. हमारी इकोनॉमी एक्सपेंशन के साथ में क्या कर रहे हैं? एक दिन, आज नहीं एक दिन क्या होगा? एक दिन पीक टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा? हमें मिलेगा सर. समझ में आ गया? लॉजिक क्लियर है? तो बस नोट करो इस पार्ट को कि एक्सपेंशन फेज किसे कहते हैं. दैट्स इट. बस नोट कर लो एक्सपेंशन फेज किसे कहते हैं. एग्जांपल के लिए लिख लो नेशनल इनकम इंक्रीज. आप इसके प्लेस पे ये लिख लो इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन डिमांड. ये पार्ट लिख लो बस. एंड इंक्रीज इन ड्यू टू दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑल्सो. अगेन दिस फेज इज नोन एज एक्सपेंशन फेज. जो आपके सामने ये रहा बेटा, दिख रहा है आपको? दिस इज पार्ट एक्सपेंशन फेज. ओके जी सर, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं इसके. दिस पार्ट इज नोन एज एक्सपेंशन फेज. क्लियर है? तो बताओ भैया एक्सपेंशन के बाद क्या आता है? समझ में आया? सर हम क्वेश्चन डायरेक्टली कर पाएंगे? हम कर पाओगे डायरेक्टली. आप पिक करो क्वेश्चन को, या आपसे एग्जामिनर ये पूछे, बताओ, जवाब देना. एग्जामिनर ने ये पूछा, बताओ भाई पीक से पहले कौन सा पीरियड होता है? आंसर इज, बताओ विच फेज. एग्जांपल ऑप्शन दूं? आओ क्वेश्चन बनाता हूं. एक बेसिक क्वेश्चन बना के देखते हैं इसके ऊपर. चलो 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 क्वेश्चन बनाते हैं. मुझे बताओ व्हाट इज द फेज, या व्हाट इज द इकोनॉमिक फेज. फेज मतलब स्टेज को बोलते हैं. बिफोर रीचिंग टू द बूम या पीक फेज. अब तो आई थिंक मेरे क्वेश्चन लिखते हैं, आपको आंसर पता होगा पहले से.
कौन सा फेज होगा बता, कौन सी चीज होती है पीक से पहले? सर पहला लिख रहा हूं आपके पास में रिसेशन, दूसरा लिख रहा हूं आपके पास में, बोलो कौन सा लिखूं? पहला लिखा रिसेशन, दूसरा लिखा मैंने आपके पास में एक्सपेंशन फेज, थर्ड लिखा मैंने अपस्विंग फेज। अपस्विंग को ही एक्सपेंशन बोलते हैं, याद है ना? और लास्ट लिखा बोथ बी एंड सी। नाम याद होना जरूरी है कि किस फेज के और कितने नाम है हमारे पास में। इज इट क्लियर? तो आंसर कौन सा होगा? सर हमें पता है सर कौन सा आंसर है ये, क्योंकि ये और ये दोनों सेम ही होते हैं। क्या सुनो, चलिए आगे। तो ये पार्ट कौन सा था बेटा? हम बात कर रहे हैं हमारे पास में एक्सपेंशन फेज के, आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं, आगे आते हैं। एक्सपेंशन के बाद क्या आता है? बोलो पीक फेज। पीक का मतलब क्या? आप टॉप पर पहुंच चुके हो, मतलब आप आपके पास में आपका एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एक्सट्रीम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं होगा, एक्सट्रीम लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सोचो ना, एक्सपेंशन का मतलब लोगों को काम मिलना शुरू हो चुका है, प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, इनकम बढ़ने को। सीक्वेंस मत भूलना, ये सीक्वेंस मत भूलना। जितना प्रोडक्शन बढ़ता है उतना ही तो लोगों को काम मिलता है। भी प्रैक्टिकल सर सर्विस सेक्टर, बेटा सर्विस सेक्टर भी तो प्रोडक्शन की वजह से जिंदा है। आज ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग सेक्टर, ये किसके लिए जिंदा है? जब कुछ बन रहा है तभी तो सर्विस दे पा रहे हो, हाँ है ना? सोचो ना, थिंक अबाउट दिस, यस और नो? द पॉइंट इज जितना प्रोडक्शन उतना एम्प्लॉयमेंट, जितना एम्प्लॉयमेंट होगा, जितना लोगों को काम मिलेगा उतनी तो इनकम होगी, और जितना इनकम होगा उतना ही क्या होगा? खर्चा होगा, और जितना खर्चा होगा उतने दोबारा क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जितना एक्सपेंशन बढ़ रहे हो, बट एक मोमेंट ऐसे भी जब आप बोलते हो कि सर आप टॉप पर पहुंच चुके हो। टॉप का मतलब क्या है? कि आपने एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जितना प्रोडक्शन आपके पास में आपके अवेलेबल रिसोर्स के अकॉर्डिंग हो सकता था वो आप गेन कर रहे हो। क्या लिखा हुआ है? आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। चलिए तो सेकंड फेज क्या है हमारे पास में? पीक फेज। पढ़ते रहो, क्योंकि मेनली इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपके पास बेटा आपके इंडिकेटर्स के ऊपर। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो है इंडिकेटर्स, और बनता है कॉजेज वाले पार्ट के ऊपर। ओके चलिए, कह रहा सर अब आई थिंक मीनिंग तो क्लियर हो गया आप लोगों को, रीडिंग करवा दें। आइए बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। पीक फेज इज द साइकिल ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट का मतलब प्रोडक्शन भी अपने पीक पे है, प्रोडक्शन भी अपने बूम पर है, पीक पर है, और एम्प्लॉयमेंट भी पीक पर, मतलब सिंपल सबको काम मिला हुआ है, इनकम भी अच्छी हो रही है। सोचो ना, डेवलप्ड नेशन को डेवलप्ड नेशन क्यों कहते हो आप लोग? यूएसए, मैक्सिको, जापान जैसे नेशन को डेवलप क्यों बोलते हो? क्योंकि वो अपना पीक फेज पर काम कर रहे हैं, इसलिए उनको बोलते हो। बट याद रखना, ये वो जब वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, ये सारी इकोनॉमी डाउन चली गई थी, ये सारी की सारी पहले रिसेशन में आई, उसके बाद में डिप्रेशन में चली गई थी, पीक पर नहीं थी। और आज अगर बात करें कौन से फेज पे है, ये पीक फेज के ऊपर। क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। कह रहा पीक फेज इज द फेज ऑफ साइकिल ऑफ हाईएस्ट पॉइंट। द इकोनॉमी, व्हाट है इकोनॉमी, इज प्रोड्यूसिंग एट मैक्सिमम लेवल। मतलब प्रोडक्शन लेवल किस पर चल रहा है भैया? अपने मैक्सिमम लेवल पे चल रहा है। प्रोडक्शन लेवल अपने अपने मैक्सिमम लेवल पे चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बे? पीक का मतलब क्या? प्रोडक्शन हाई लेवल पर है, एम्प्लॉयमेंट भी हाई लेवल पे होगा, हाँ सर। इनकम भी हाई लेवल पे होगी, हाँ होगी सर। खर्चे भी तो करोगे ना, ऑब्वियसली। व्हाट इज दिस? कह रहा सर द इकोनॉमी बिकम्स ओवरहीटेड एंड अनसस्टेनेबल। सिंपल सी बात, देखो ध्यान से, पीक फेज पे लगातार बना रहना, इट इज, देखो एक वर्ड है अनसस्टेनेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसस्टेनेबल? डू यू नो दिस? नहीं सर बता दो, हमें पता है वैसे सर, हम जानते हैं, हम इतने अच्छे बच्चे हैं। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, एक वर्ड होता है सस्टेनेबल। सस्टेन का मतलब, सस्टेनेबल है सस्टेन से बना है, इसका मतलब होता है फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड, कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड। इट मीन्स दैट लंबे समय तक कायम रहने वाला, लंबे समय तक कायम रहने वाला, सस्टेन बोलते हैं इसको। अब अगर वर्ड है अनसस्टेनेबल, भैया पीक पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जो कि लंबे टाइम तक नहीं चलता। क्योंकि इकोनॉमी में आप हमेशा पीक पर काम करो, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आप काम करते हो, इकोनॉमीज काम करती हैं, बट कभी डाउनफॉल, कभी फिर वापस पीक के ऊपर, कभी फिर डाउनफॉल, कभी वापस इसके ऊपर, कभी एक्सपेंशन, कभी डाउनफॉल, कभी ये चीज चलती रहती है बेटा। आपने पढ़ भी लिया इनिशियली, ये पीरियडिकली फ्लक्चुएशंस है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी एक्सपोर्ट कम हो गया, कभी इंपोर्ट पे फर्क पड़ गया, तो क्या होगा? क्या पीक पे बने रहोगे? नहीं सर। कभी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, कभी नहीं बढ़ा। डेवलप्ड नेशन के भी अंदर, डू यू नो दिस, डेवलप्ड नेशंस के भी अंदर बेटा अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल मिलता है, मिलता है। या पढ़ चुके हो मार्केट इकोनॉमीज के अंदर कि मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहां पर काम उसे मिलेगा जिसे काम करना आता है। इन शॉर्ट दैट अगर आपके पास में काम नहीं है, ऐसे लोग भी तो होंगे वहां पर कोई ना कोई,
यस और नो? यस सर। आइए बात करते हैं, पढ़ते हैं इसको। कह रहा सर तो ये जो पीक टाइम पीरियड होता है ये अनसस्टेनेबल नेचर का, मतलब ये लंबे समय कायम नहीं रह सकता। आगे क्या लिखा हुआ है, बस रीडिंग कर लो। द एक्सपेंशन फेज एंड्स हियर, जहां एक्सपेंशन बंद होता है, कह रहा है जहां, कह रहा है द प्राइस ऑफ इनपुट इंक्रीजेस। सोचो ना, जब आप लोगों की सैलरी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? जब प्रोडक्शन बढ़ रहा होगा तो पैसे नहीं मांगोगे, है ना? सोचो इंडिया की बात कर लेता हूं। इंडिया में आज से 10 साल पहले जो प्राइसिंग का लेवल था, जो सैलरी का लेवल था, लोगों की जो कमाई थी, क्या आवाज उतनी है? नहीं सर, पैसा बढ़ चुका ना। तो प्राइस ऑफ फैक्टर का मतलब क्या है? लैंड के प्राइसेस, लेबर के प्राइसेस। प्राइस मतलब लैंड के बदले रेंट भी बढ़ गया, चेक करो। रेंट बढ़ रहा है, वेजेस बढ़ रहे हैं, कंपनसेशन, सैलरी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है सर। खर्चे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे? बट व्हाट इज दिस? इस फेज जहां पर एक्सपेंशन फेज खत्म होता है वहां का पीक शुरू होता है। तो एक्सपेंशन से भी ज्यादा का लेवल आपको कहां मिलता है? पीक पर मिलता है। आगे लिखा हुआ समझ में आ गया सर। रिजल्टिंग हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब ज्यादा प्राइस बढ़ेंगे तो कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। कह रहा है उसके बाद अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आप भी जानते हो बेटा, लीडिंग टू हायर आउटपुट प्राइसेस। जो प्रोडक्शन करने वाला प्रोड्यूसर होगा, बताओ मुझे, अगर किसी प्रोड्यूसर का, थिंक अबाउट, अगर किसी प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो दो बातें, या तो प्रोडक्शन कम करेगा या फिर क्या करेगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज वो बना रहा है, जो गुड्स एंड सर्विसेज वो बना रहा है वो उनके प्राइसेस क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और उसी को आप बोलते हो महंगाई। महंगाई हो गई, महंगाई इन्फ्लेशन बोलते हो। यस और नो? इसी को तो बोलते हैं इन्फ्लेशन। मतलब प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गोज बियॉन्ड ए जनरल प्राइस लेवल। नॉर्मल प्राइस था, ठीक था भैया, अब प्राइस और ज्यादा हाई क्यों हो गई? क्योंकि आपने पैसा मांगना स्टार्ट कर दिया, रेंट बढ़ गया होगा, जो फैक्टर्स थे उन्होंने कहा हमारे प्राइस बढ़ाओ। तो व्हाट इज दिस? आपने एक्स्ट्रा सैलरी की डिमांड की, तो प्रोड्यूसर अपनी जेब से क्यों देगा आपको पैसा? क्या करेगा वो? यही सेम कॉस्ट का बर्डन प्राइस में डाल देगा। और प्राइस जब बढ़ेगा तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। फिर वहीं पहुंच गए। अपनी इनकम बढ़वा के क्या कर दिया? एटलीस्ट क्या करा? एडजन क्या करा है? आपने प्राइस बढ़ा दिया ना, हाँ है ना? चेक करो। आइए आगे कह रहा है हायर आउटपुट प्राइस लीड्स टू इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। और जब चीजें महंगी मिलेगी, सोचो, जब चीजें महंगी मिलेंगी तो क्या आपका लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा सर? हायर कॉस्ट हो जाएगी, सिंपल। आज जो चीजें खरीद पा रहे हो, आज से 5 साल पहले उन्हीं चीजों के प्राइस कितने थे? सेम थे क्या? नहीं सर, आज बढ़ गए ना। क्यों बढ़ गए? क्योंकि हमारी इनकम बढ़ी। हम कौन थे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पेरेंट्स काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम कौन है? हम फैक्टर है, लेबर है बेटा। अगर हम काम करेंगे, हम एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड करेंगे, तो जो हमें देने वाला है वो क्या करेगा? वो उनके प्राइस बढ़ा देगा, हाँ है ना? चेक करो। यस सर। आगे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? फिक्स इनकम अर्नर्स, आगे बढ़े। यस सर। फिक्स इनकम अर्नर्स एंड कंज्यूमर्स सफर। ऑब्वियस सी बात, जो फिक्स इनकम अर्न करता है, मतलब जो बेसिकली फिक्स सैलरी पे काम कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए, वो क्या होंगे? जो कंज्यूमर काम कर रहे हैं, क्या होगा? वो सफर करेंगे। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात, उनकी इनकम तो वही रहेगी पर प्राइस बढ़ गया। आज एक बात बताओ ना, प्राइसेस, सैलरी बढ़ने के बावजूद भी, इनकम बढ़ने के बावजूद भी हम लोग आज भी सफर कर रहे हैं। आज भी बोलते हैं पैसा तो बढ़ गया, लेकिन आज खर्च पता नहीं चलता कहां खर्चा हो गया। व्हाट इज दिस? भैया आपकी इनकम के साथ साथ क्या हुआ? उस प्रोड्यूसर ने क्या किया? उस प्रोड्यूसर ने क्या किया? इनकम बढ़ने के साथ उसने, प्रोड्यूसर ने, आपकी गुड्स एंड सर्विसेज जिन्हें आप कंज्यूम करने वाले हो उनके प्राइस भी बढ़ा दिए। और किस वजह से बढ़ा? ये बढ़ा ओनली और ओनली बिकॉज ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन की वजह से। क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक्स ग्रोथ स्टेबलाइजेस एट पीक एंड स्टार्ट डाउन स्विंग। एक बार स्टेबलाइज होगी उसके बाद क्या होगा? गिरनी शुरू होगी। सिंपल सी बात ना, जब महंगाई ज्यादा होगी तो आप कम खरीदते हो, और जब कम खरीदोगे तो प्रोडक्शन भी क्या होगा? कम होगा। इट मींस क्या हुआ? घूम फिर के वहीं पहुंच गए कि पीक पर लगातार बना रहना हर इकोनॉमी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। रीजन बीइंग, अगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर फैक्टर के प्राइस बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन पर इंपैक्ट पड़ेगा और महंगाई भी बढ़ेगी। इज इट क्लियर? बोलो समझ में आया नहीं आया? इज इट क्लियर? इसे बोलते हैं पीक फेज। समझ में आया? हाँ या ना? अब बोलो हाँ या ना। क्लियर है? दिस फेज इज कॉल्ड पीक फेज। समझ में आ गया? तो एक्सपेंशन के बाद किसका नंबर? इसके बाद आता है पीक का नंबर। पीक मतलब भैया जहां पर हर चीज अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर होती है। हर चीज का मतलब इंक्रीजिंग फेज नहीं बोल रहा, पीक मतलब एक्सट्रीम लेवल। पीक का मतलब क्या है? अपने एक्सट्रीम लेवल पर होती है, जितना हाईएस्ट हो सकती है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो आपके पास में इनकम हो, चाहे वो खर्चा हो। एक क्वेश्चन पूछो, जवाब दोगे मुझे? ठीक है, पूछूं, रिप्लाई करना। ओके, चलो चलो चलो, एक क्वेश्चन पूछता हूं। माय क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। मैं कह रहा हूं सर, द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल मतलब जितने लोगों को काम मांगा सबको काम मिल गया, फुल एम्प्लॉयमेंट विल बी अचीव्ड एट ऑप्शन ए
लिख रहा हूं सर एक्सपेंशन फेज। नंबर 2 लिख रहा हूं पीक। नंबर 3 लिख रहा हूं रिसेशन। नंबर डी लिख रहा हूं डिप्रेशन। सोच के बताओ ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल मिलता है, जिसे बोलते हैं जितनी लोगों ने डिमांड की उतनी आपके पास सप्लाई होगी। व्हेन द डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर, लोगों ने जितना काम मांगा उतने लोगों को काम मिल गया। ये कब पॉसिबल है? ये सिर्फ और सिर्फ पीक पर पॉसिबल है। पीक मतलब दिस पॉइंट, क्योंकि वहां पर ही होता है आपका प्रोडक्शन हाईएस्ट लेवल पर होता है। हाईएस्ट का मतलब जब प्रोडक्शन हाईएस्ट पर है तो एम्प्लॉयमेंट भी हाईएस्ट पर होगा, और एम्प्लॉयमेंट के हाईएस्ट होने का मतलब ही होता है बेटा आपके पास में फुल एम्प्लॉयमेंट। याद रहेगा क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। उसके बाद इनकम भी यहां पर हाई होगी। हाँ सर। खर्चे भी हाई होंगे। हाँ सर। इज इट क्लियर? बोलो समझ में आया नहीं आया? मतलब जिन डेवलप्ड नेशन की आप बात कर रहे हो बेटा, वहां सिर्फ ना सिर्फ इनकम ज्यादा है, इनकम के साथ साथ उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी ज्यादा है, क्योंकि वहां पर बनने वाली चीजें भी क्या है? महंगी है। समझ में आ गया? बोलो यस और नो। समझ में आया? इज इट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? बोलो आया कि नहीं? आगे बढ़े चले। चलिए अब आता है नेक्स्ट फेज आपके पास कॉन्ट्रैक्शन फेज। अब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है बेटा? भैया सिंपल सी बात क्या, पहले आप बढ़े एक्सपेंशन, फिर आप पीक पर पहुंचे, हाँ पहुंचे, फिर आप डाउन पे आए। दिस डाउनवर्ड फेज इज कॉल्ड डाउन स्विंग कह सकता हूं, कॉन्ट्रैक्शन कह सकता हूं, रिसेशन बोल सकता हूं। बोलो हाँ या ना, यस और नो। डाउन स्विंग बोल, रिसेशन बोल सकता हूं, या कॉन्ट्रैक्शन फेज, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो बात वही है, उसी को समझो कि प्रोडक्शन लेवल पर क्या इंपैक्ट, एम्प्लॉयमेंट पर क्या इंपैक्ट, इनकम पर क्या इंपैक्ट, और खर्चों पर क्या इंपैक्ट। जवाब दो। पढ़े? डाउन। क्लियर है? हाँ सर। बस रीडिंग कर लो, कुछ नहीं पढ़ना इसके अंदर। ओके। कॉन्ट्रैक्शन फेज कह रहे हैं फॉल इन आउटपुट, फॉल, प्रोडक्शन गिरेगा, एम्प्लॉयमेंट भी गिरेगा, इनकम भी गिरेगी, खर्चे भी गिरेंगे, और खर्चा गिरेगा तो डिमांड भी गिरेगी, और डिमांड गिरेगी तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक दोबारा क्या होगा? गिरना शुरू हो जाएगा। इसे बोलता है रिसेशन फेज बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्शन फेज इज कॉन्ट्रैक्शन में क्या कहते हैं? पहले कह रहे हैं फॉल फॉल फॉल। किस में? इन्वेस्टमेंट भी गिरेगी, प्रोडक्शन भी गिरेगा, एम्प्लॉयमेंट भी गिरेगा, इनकम भी गिरेगी, डिमांड भी गिरेगा, कंजम्पशन भी गिरेगी। जब आप डिमांड कम करोगे, कंजम्पशन कम करोगे, तो कहने का मतलब क्या उसका इंपैक्ट कैपिटल गुड पे नहीं पड़ेगा? दोनों गिरेगी नहीं गिरेगी? जब आप मांग नहीं रहे हो, एक बात बताओ, जब आप खाने पीने की चीजें डिमांड नहीं कर रहे, अपने आइटम डिमांड नहीं कर रहे, तो उन चीजों को बनाने वाली मशीनरीज, उनको बनाने वाली मशीन, आप जो आइटम यूज कर रहे हो कंज्यूमर गुड्स, क्या वो उनकी डिमांड नहीं गिरेगी? गिरेगी सर। तो सिंपल सी बात, अब फॉलिंग फेज, चाहे वो बैंक का लोन हो, उसका श्रिंक होना हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, स्टॉक के प्राइसेस हो, या फर्म्स को पेसिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर, मतलब सिंपल एक होता है ऑटोमिस्ट, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक। वन इज वर्ड ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी को बोलते हैं कि हाँ भाई ठीक है, आशा है, आगे बढ़ेगा। बट पेसिमिस्ट बोलते हैं भैया निराशावादी। इसका मतलब क्या हुआ? हर एक फर्म, हर एक प्रोड्यूसर, अब सिंपल सी बात, एक क्वेश्चन बताना, रिसेशन के फेज में जब इकोनॉमी डाउन जा रही है, क्या तब आप प्रोडक्शन ज्यादा करते हो? इज इट सो? सोच के बताओ, क्या रिसेशन के फेज में प्रोडक्शन ज्यादा होता है? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जब रिसेशन हो रहा है तो आप क्या करोगे बेटा? आप प्रोडक्शन नहीं करते हो। आपको पता लोगों के पास इनकम नहीं है। आज लॉकडाउन के टाइम पीरियड में लोगों के पास इनकम नहीं है। अगर आज के दिन बोलूं आओ बेटा एसी खरीदेंगे, लोग आओ बना रहा था एसी, फिर लोगे? नहीं सर। इन शॉर्ट, आप सिर्फ अपनी कंजम्पशन आइटम पर खर्च कर पा रहे हो आज के दिन में ज्यादा, आप बाकी आइटम इतने परचेज नहीं कर रहे जितने पहले करते थे। व्हाट इज दिस? ये रिसेशन फेज बोलते हैं इसको। ये आया, लेकिन अभी दोबारा हम क्या कर रहे हैं? हमने काम स्टार्ट किया तो हम बढ़ रहे हैं ऊपर, दोबारा से एक्सपेंशन पे आ चुके हैं। आगे कह रहे हैं सर दिस लॉट ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इंडस्ट्रीज। अब सिंपल सी बात, जब प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो बताओ, सिंपल सी बात, जब प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो भैया आपके पास में कैपेसिटी तो है ना। प्रोडक्शन रोक दिया, आज फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं, आपके पास में कंपनीज बंद पड़ी हैं, बट क्वेश्चन इज बंद पड़ी होने का मतलब ये थोड़ी काम नहीं हो सकता, उनके पास कैपेसिटी तो है ना बनाने की। हाँ सर है। आगे क्या लिखा हुआ है? दिस लार्ज स्केल इन्वेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अब बताओ, अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, पिंकी को बनाओ, इसको पिंकी में लिखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन लिखो इस पे, लार्ज स्केल इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट किसका फीचर है? कहां पर पढ़ते हो? इनवॉलंटरी मतलब चाह रहे हो लेकिन काम नहीं मिल रहा। सोचो ना, जब प्रोडक्शन यूनिट्स बंद हैं, कंपनीज बंद हो चुकी हैं, तो काम कहां से मिलेगा? लोग तो बेरोजगार होंगे ही होंगे।
तो पॉइंट इज अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल कहां पर होगा सर? लार्ज स्केल कहां पर होगा सर? आपके पास में कॉन्ट्रैक्शन पर होगा या फिर कहां होगा? डिप्रेशन, जो आप पढ़ चुके हो, वीडियो देख चुके हो। चलें आगे, यहां तक क्लियर है? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। समझ में आया? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। ये पार्ट कौन सा है सर? कॉन्ट्रैक्शन फेज बोलते हैं इसको। बढ़े आगे। अब आएगा लास्ट वाला कौन सा? द लास्ट इज डिप्रेशन फेज। कौन सा है? चले आइए बात कर लेते हैं। कह रहा सर डिप्रेशन कहूं या इसी को बोलते हैं, कहीं क्या बार बार ऐसा हो जाता है, डिप्रेशन कहूं या इसी को बोलते हैं बेटा आपके पास में क्राइसिस, मंदी का दौर। इकोनॉमी का डिप्रेस होने का मतलब है भैया बिजनेस का भी डिप्रेस होना। लिसन टू मी, ये सारे फैक्टर सीख रहे हो इसलिए सीखो ध्यान से। इकोनॉमी का डिप्रेस होने का मतलब क्या है कि जितने भी बिजनेस काम कर रहे हैं सब कुछ डिप्रेस हो गया, उनका प्रोडक्शन गिर चुका है, उनके पास लोग नहीं मिलेंगे काम करने के लिए उस पॉइंट के ऊपर। व्हाट इज दिस? जब सिंपल जो इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही थी तो आपने बोला अच्छी बात है सर, जब पीक पे बोला अच्छी बात है, जब रिसेशन और डिप्रेशन जब फेज आते हैं द लोवेस्ट फेज इज कॉल्ड डिप्रेशन फेज। डाउन स्विंग या कॉन्ट्रैक्शन फेज के बाद, स्टेज के बाद में जो फेज देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड आपके पास डिप्रेशन फेज बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है? रीडिंग करते हैं, क्या लिखा है? ए सीवियर कॉन्ट्रैक्शन, क्या लिखा है? ए सीवियर कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज फेज pushes the economy into depression या ट्रो फेजेस। ट्रो भी बोलते हैं, क्राइसिस बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं, याद रखना। ट्रो का मतलब ये होता है बेटा कि आप एकदम बॉटम पर टिक कर चुके हो। ट्रो मतलब बॉटम पे चले गए हो। कह रहा है रिसेशन फेज के बाद में आप एकदम से बूस्ट नहीं करोगे। रिसेशन फेज आपको एक ऐसे पॉइंट पर लेके आता है जहां पर रिसेशन फेज आपको एक ऐसे पॉइंट पर लेके आता है जहां पर जाके आपकी इकोनॉमी एकदम बॉटम पर लगती है। बॉटम पर लगने का मतलब है कि आपका प्रोडक्शन भी एकदम लो। जब प्रोडक्शन गिर गया तो बताओ मुझे बेटा क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? कैसी बात कर रहे हो? पॉसिबल नहीं है सर। जब प्रोडक्शन नहीं तो एम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं तो इनकम नहीं, और इनकम नहीं तो खर्चे भी नहीं, जब खर्चे नहीं तो डिमांड नहीं, और डिमांड नहीं तो प्रोडक्शन भी। अगेन एंड अगेन यू नो दिस, इंडिया में भी हुआ था इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस 1990। 1990 के अंदर इंडिया में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, आर्थिक मंदी आई थी। कैसे आई थी? सोच के तो कैसे आई होगी? मर्जी से आई थी? नहीं सर। क्या 1990 में ही हो गया था इकोनॉमिक क्राइसिस? नहीं सर। 1951 के बाद से आपके पास में, क्या एक बात बोलूं आपको, सुनोगे ध्यान से बात? आप सुनो ध्यान से, बताता हूं, काम की बात सुनते हैं। क्या आप लोग जानते हो 1947 कौन सा डेट है? कौन सा ईयर है? द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम पर, एक अच्छी बात बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। आजाद हुआ था उस टाइम पे $1 इज इक्वल टू 1 इंडियन रूपी। डू यू नो दिस? $1 1 पर था। उससे अगले साल इन 1948 $1 इज इक्वल टू 2 रुपीज। और अगर आज की बात करूं तो कितना है सर? तो 2021 की बात करूं तो कितना कितना अप्रोक्स मान के चल रहे हो हमारे पास में? $1 इज इक्वल्स टू सर अराउंड 72 रुपीज। सोच के देखो एक बार हालत को, सोच के देखो एक बार हालत को बेटा, कि सर जब भारत आपके पास आजाद हुआ है, लुट चुका है, बुरी तरह से लुट चुका है, इकोनॉमी लूट चुकी है, ब्रिटिशर्स लूट के जा चुके हैं, कुछ छोड़ के नहीं गए, तब भी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग थी कि आपकी इकोनॉमी, आपकी इंडियन इकोनॉमी की अगर एक्सचेंज रेट की बात करोगे तो वहां पर $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज। और आज के दिन इसका रेट चल रहा है 72 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली। ये रेट बढ़ा नहीं है, ये आपकी वैल्यू गिरना बोलते हैं इसको, करेंसी की वैल्यू गिरना बोलते हैं इसको। क्या अगर सिंपल सी बात, जो आइटम यूएस वाले लोग 1 यूनिट में खरीद सकते हैं, उसी आइटम को खरीदने के लिए हमें 72 रुपीज देने पड़ते हैं। 1 यूनिट हमें देते हैं, 72 यूनिट देते हैं, तो वैल्यू गिरी नहीं गिरी? गिर गई सर। तो ओनली बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज 1951 के बाद से जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने ऑप्ट किया, चूज किया, उसका रीजन था सब कुछ। तो वही बात 1990 में आने वाला फेज भी इसी का रीजन है बेटा, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन फेज बोलते हैं। आइए पढ़ते हैं क्या पॉइंट है, लिसन टू मी। कह रहा सर द लोवेस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड ट्रो या डिप्रेशन फेज या क्राइसिस बोलते हैं इसको, याद रहेगा। चलिए आपको मेनली नाम याद रखने को कि आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो स्टेटमेंट वाइज पूछेगा इसमें क्वेश्चन, या तो नाम पूछेगा, बोलेगा स्टेटमेंट बताओ क्वेश्चन की क्या है। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक मतलब हर आर्थिक,
प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, कंजम्पशन, सब कुछ क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्हें बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। कह रहा टच द बॉटम एंड फेज 2 ऑफ ट्रो इज रीच। कह रहा भैया बॉटम पर टिक जाओगे, सिंपल सी बात, जाके सिंपल सी बात ना, जब गिरोगे ऊपर से छत से छलांग लगा दोगे, नीचे गिरोगे ना जाके, ऑब्वियस सी बात है, बढ़ोगे तो नहीं पहले, नहीं सर। कह रहा ट्रो इज अ टर्निंग पॉइंट इनटू एक्सपेंशन। जहां पर ट्रो खत्म होगा, जहां डिप्रेशन खत्म हुआ, वहां एक्सपेंशन शुरू हो जाता है। समझ में? 1991 में जो एलपीजी पॉलिसी ऑप्ट की गई थी, जो कि वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने और आपके पास में डब्ल्यूटीओ ने, तीनों ने मिलकर सजेस्ट की थी, तभी हम एक्सपेंशन फेज पे आए हैं बेटा। क्या लिखा हुआ, कह रहा है इंक्रीज इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन कंजम्पशन। और उसके बाद जब आपने पास इन्वेस्टमेंट करना शुरू करोगे, प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू करोगे, तभी तो इकोनॉमी वापस एक्सपेंशन पे आएगी, नहीं आएगी? आएगी सर। क्या लिखा हुआ है? Therefore industries expand production and start in their idle production capacity and rate of unemployment falls। सिंपल सी बात ना। अब लिसन टू मी, डिप्रेशन फेज का मतलब लोग बेरोजगार है भैया, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लोगों के पास काम नहीं है। जो पिक्चर आपने देखी वो हालत इंडिया की भी थी बेटा, जो पिक्चर आपने देखी वो हालत 1990 में इंडिया की भी थी। डू यू नो दिस? जानते इस बात को? उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी को करीबन 4000 करोड़ रुपए का, 1983 की बात बता रहा हूं मैं, 4000 करोड़ का सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ा था वर्ल्ड बैंक को लेके। सोच के देखो आज कितना इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर। आइए, तो कहने का मतलब क्या है, जैसे डिप्रेशन फेज खत्म होता है, एक्सपेंशन शुरू होता है, और एक्सपेंशन शुरू होगा तो इन्वेस्टमेंट भी होगी। हाँ सर, फिर इन्वेस्टमेंट भी होगी, लोग अपनी इडल मतलब जो किसी काम में नहीं है, यूज में नहीं है, उस कैपेसिटी को यूज करना शुरू कर देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होगा? गिरना शुरू हो जाएगा। कब की बात बोल रहे हैं? ये बात तब के लिए बोला है अगर एक्सपेंशन होगा तब, ये बात डिप्रेशन के लिए नहीं है। ये लाइन लिखी गई है जब एक्सपेंशन बढ़ेगा तब उस केस में क्या होगा। लास्ट लिखा हुआ है विद दिस साइकिल इज कंप्लीट, और उसके साथ में आपकी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। सिंपल सी बात, घूम फिर के आप उसी फेज पे आ गए हो। इसी को बोलते हैं बेटा आपके 4 फेजेस, 4 तरीके। अब सोच के देखो एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू, आपका आंसर क्या होगा। और जो आपका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस इंग्लिश यूनिट, क्योंकि ये तो था बेसिक पार्ट जो नॉर्मली सुन लिया काम चल गया। यहां पर आपको पढ़ना है इकोनॉमिक इंडिकेटर, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। इकोनॉमिक इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं? इकोनॉमिक इंडिकेटर मतलब आप अपनी इकोनॉमी के अंदर कैसे पता लगाओगे कि आपकी इकोनॉमी लीड कर रही है, ऊपर जा रही है, डाउन जा रही है, कौन सा फेज आने वाला है। तो इंडिकेटर्स के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस सबसे ज्यादा होता है, और डेफिनेटली इंडिकेटर पे क्वेश्चन आता ही आता है। ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, आज भी इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू। दोबारा मिलते हैं, और नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम अपने पास में इंडिकेटर कौन कौन से, और हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। इज इट क्लियर? ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू, बाय बाय, बाय बेटा।